आज हम लोग कक्षा 10 के कुछ टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक ऑक्सीकरण है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीकरण की कई अवधारणाएं हैं, कई जो है कंसेप्ट पे हम लोग ऑक्सीकरण को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग पुरानी अवधारणा यानी ओल्ड अवधारणा एंशिएंट जो है कंसेप्ट के आधार पे ऑक्सीकरण को समझेंगे। प्राचीन अवधारणा ऑक्सीकरण को क्या कहता है? प्राचीन अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण क्या होता है? तो प्राचीन अवधारणा कहता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यदि हम लोग मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, ऑटो मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस क्रिया में ऑक्सीजन मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में। यानी वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। ये जो है प्राचीन अवधारणा है। आधुनिक दो अवधारणाएं हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला जो अवधारणा है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, यानी क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। दूसरा जो है ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट, यानी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर डिफाइन हम लोग करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार, इसके अनुसार ऑक्सीकरण यानी वी इलेक्ट्रॉनीकरण को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। वी इलेक्ट्रॉनीकरण को ऑक्सीकरण कहते हैं। अर्थात वी इलेक्ट्रॉनीकरण का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोई हम लोग मेटल लेते हैं तो मेटल से ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो मेटल को M से अगर डिनोट करते हैं, यदि मेटल इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो M+ हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि सोडियम को हम लोग लेते हैं जिसका सिंबल होता है Na, और ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम आयन बना लेता है। इसी तरह यदि हम लोग मैग्नीशियम लेते हैं और मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो है मैग्नीशियम आयन बना लेता है। इस तरह से देखा जाए तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, यानी सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम आयन में परिवर्तित हो जाता है, मैग्नीशियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से सोडियम आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है, मैग्नीशियम आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा से स्पष्ट है कि वी इलेक्ट्रॉनीकरण को ऑक्सीकरण कहते हैं, या वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है या कोई मेटल इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है ऑक्सीकरण नंबर के आधार पे हम लोग बताएंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण संख्या
के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण को डिफाइन करेंगे हम लोग। तो किसी मेटल में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे यदि हम लोग आयरन का उदाहरण लें, आयरन यदि यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो फेरस आयन का निर्माण होता है, आयरन। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2, यानी ऑक्सीकरण संख्या में यदि वृद्धि की बात करें हम लोग तो +2 की वृद्धि हुई। तो इस तरह से आयरन जो है फेरस आयन में ऑक्सीकृत हो जा रहा है। इस प्रकार ऑक्सीकरण को डिफाइन अगर ऑक्सीकरण संख्या में के आधार पर करते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को ऑक्सीकरण कहते हैं। इसी तरह यदि फेरस आयन जो आपका है, फेरस आयन और इस एक इलेक्ट्रॉन पुनः त्याग करके फेरिक आयन में परिवर्तित हो जाता है, तो इस तरह से फेरस आयन फेरिक आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है। इस क्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग अपचयन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अपचयन क्या होता है? अपचयन प्राचीन अवधारणा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपचयन का अपचयन, तो ये अपचयन है, जिसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं। प्राचीन अवधारणा क्या कहता है अपचयन के बारे में? प्राचीन अवधारणा क्या कहता है? तो ऑक्सीजन का वियोग या हाइड्रोजन के योग को अपचयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें तो ऑक्सीजन का वियोग यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यदि ये टूट जाए तो Mg+O2 बन जाता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया। इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है मैग्नीशियम में अपचयित हो गया। यदि दूसरी रिएक्शन बारे में बात हम लोग करें तो जिंक जो है हाइड्रोजन N2 की क्रिया अगर हम लोग 3H2 से कराते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, यानी क्या है कि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो अमोनिया का निर्माण हो रहा है। इस तरह से नाइट्रोजन अपचयित हो जा रहा है। तो ऐसी क्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो उसे अपचयन कहते हैं। अब आधुनिक अवधारणा इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा और ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे हम लोग अपचयन के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा अपचयन को क्या कहता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या कहता है अपचयन? तो ये कहता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं या कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें तो ये क्लोरीन है। अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बना लेता है, इसी तरह ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्साइड आयन बना लेता है। तो ये क्या है आपका? ये एक अपचयन क्रिया, ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन में अपचयित हो जा रहा है, क्लोरीन क्लोराइड आयन में जो है अपचयित हो जा रहा है। इसी तरह अन्य एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे ब्रोमीन है,
ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ब्रोमाइड आयन में परिवर्तित हो जा रहा है। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहता है कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इस क्रिया को हम लोग अपचयन कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट अवधारणा पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर अपचयन क्या होता है। तो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर अपचयन वह क्रिया होता है जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। जैसे यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, क्लोराइड आयन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। इसी तरह ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, इसका -2 है। ब्रोमीन का 0 है और इसका -1 है। इस तरह से इसमें क्या हुआ, कमी हुआ जो है ऑक्सीकरण संख्या में, यानी क्लोरीन जो है क्लोराइड में चेंज होता है तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रहा है। इस क्रिया को हम लोग अपचयन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स DOX रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन को कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, शॉर्ट में इसको रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बारे में यदि हम लोग बात करें रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, तो देखिए वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होते हैं उन्हें हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन लिखना चाहते हैं, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस oxidation and reduction in both time is called redox reaction। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होते हैं उन्हें हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग फेरिक क्लोराइड को लेते हैं, तो यहाँ फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है FeCl3 और स्टेनस क्लोराइड की क्रिया हम लोग फेरिक क्लोराइड से कराते हैं, SnCl2 से कराते हैं, तो बनता क्या है फेरस क्लोराइड। क्या बनता है, फेरस क्लोराइड बनता है, फेरस क्लोराइड बन जाता है, प्लस स्टेनिक क्लोराइड बनता है SnCl4। क्या बनता है SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड। अब ये एक आणविक फॉर्म में जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया है, इसको हम लोग सबसे पहले जो है इस रासायनिक अभिक्रिया को आयनिक फॉर्म में लिखेंगे, आयनिक रिएक्शन लिखेंगे। कैसे आयनिक रिएक्शन लिखते हैं, तो देखिए जैसे 2Fe है, ये है, तो यहाँ आपका +3 हो गया और 3 दूनी 6 क्लोराइड का हो गया, प्लस इसी तरह Sn++ हो गया, +2Cl माइनस हो गया। और इस तरीके से यहाँ हम लोग देखें तो 2Fe++ यानी जो है आपका जो है फेरस आयन बन गया, और फेरस आयन उसके बाद से जो है 4Cl माइनस हो गया और प्लस Sn4+ हो गया, 4Cl माइनस हो गया। तो इस तरह से आयनिक फॉर्म में यानी फेरस क्लोराइड स्टेनिक बन गया। यदि हम लोग दोनों टाइम में बात करें तो इधर देखिए 6 क्लोराइड है, 6 2 8 क्लोराइड इधर है, 4 8 इधर है, तो इस क्लोराइड से क्लोराइड को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल करने के बाद से रिएक्शंस हम लोग देखते हैं, तो फेरिक आयन यहाँ पे आपका है और यहाँ प्लस स्टेनस आयन, ये आपका स्टेनस आयन है, और ये रिएक्शन जब होता है तो आपका फेरस आयन बन गया ए और प्लस स्टेनस आयन Sn4+ हो गया।
तो ये SN4+ हो गया। तो आप लोग ये फेरिक आयन है, क्या है? फेरिक आयन, फेरिक आयन है। ये आपका स्टेनस आयन है। ये जो आपका फेरस आयन है, फेरस आयन है, ये आपका स्टेनिक आयन है, आयन है। अब हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कहाँ वृद्धि हो रहा है। तो देखिए 3 दूनी 6 यानी 6 है, ये 2 दूनी 4 है। इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या यानी फेरिक आयन से क्या है, फेरस आयन बनने में 2 ऑक्सीकरण संख्या की कमी हो गई, यानी +2 की, यानी 6 है, 6 से 4 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में जब यहाँ पे कमी हो रही है 2 दूनी 4 हो गया। और यहाँ पे देखिए स्टेनस है, ऑक्सीकरण संख्या में स्टेनिक बना यानी वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, अपचयन की क्रिया हो रही है। इस तरह से एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो रही है। ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीडेंट, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेंट कहते हैं। तो इसके बारे में, यह रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है तथा स्वयं अपचयित होता है। ऑक्सीकारक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया मीन्स आपको बताया गया है पीछे कैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ जो होता है दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है तथा स्वयं अपचयित हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में ऑक्सीजन, O3 यानी ओजोन, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम लोग लाल दवा के नाम से जानते हैं, KMnO4, पोटेशियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए ये आपका फेरिक आयन है और ये आपका फेरस आयन है, और ये आपका बताया गया है स्टेनस आयन है और ये स्टेनिक आयन है। देखिए ये जो आपका फेरिक आयन से फेरस आयन बन रहा है, तो इसमें क्या है आपका, तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में इसका क्या हो रहा है, इसका जो है अपचयन हो रहा है। क्या है, अपचयन है, यानी स्वयं ये रासायनिक अभिक्रिया में अपचयित हो जा रहा है। लेकिन ये जो फेरिक आयन है ये स्टेनस आयन को रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहा है, स्टेनिक आयन में ऑक्सीकृत कर दे रहा है। इसलिए ये जो है ऑक्सीकारक की भांति से क्रिया में काम कर रहा है फेरिक आयन। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपचायक यानी रिडक्टेंट क्या होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे पदार्थ को अपचयित करता है तथा स्वयं ऑक्सीकृत होता है, जैसे HCl, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, स्टेनस क्लोराइड। यानी कहने का अर्थ है कि जब कोई रिडॉक्स अभिक्रिया होती है तो रिडॉक्स अभिक्रिया में जो अपचायक पदार्थ होता है वो क्या करता है, उस रिडॉक्स अभिक्रिया में जो अन्य अभिकारक है उसको क्या कर देता है, दूसरे पदार्थ को अपचयित कर दे रहा है। जैसे देखिए यहाँ स्टेनस है, स्टेनस आयन जो है फेरिक आयन को फेरस आयन में अपचयित कर रहा है, लेकिन स्वयं क्या हो रहा है, स्टेनस आयन जो है स्टेनिक आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे स्टेनस क्लोराइड अपचायक की भांति कार्य कर रहा है। देखते हैं संक्षारण, जिसको इंग्लिश में कोरोशन बोलते हैं। वायु तथा नमी की उपस्थिति में यहाँ सही बने धात्विक सतह का ह्रास यानी नष्ट होना, क्या है, नष्ट होना जो है संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहे पर रेडिश रस्ट लगती है, इसको हम संक्षारण कहते हैं। यह एक वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह आप लोग एल्युमिनियम चांदी एल्युमिनियम के सतह पर भी आप लोग देखते हैं हरे कलर का स्पॉट आ जाता है, जो इस संक्षारण का उदाहरण है। और इसी के साथ संक्षारण रोकने के उपाय, संक्षारण हम लोग कैसे रोकें, तो संक्षारण रोकने के लिए हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
तो संक्षारण रोकने के उपाय, संक्षारण रोकने के उपाय। संक्षारण कैसे रोका जा सकता है? सबसे पहले तेल या ग्रीस लगाकर, तेल या ग्रीस लगाकर संक्षारण को रोकने के लिए धात्विक सतह पे तेल या ग्रीस लगाते हैं। पेंट या वर्निश लगाकर, पेंट भी कर सकते हैं हम लोग, पेंट या वर्निश करके, और इसके अलावा विद्युत लेपन द्वारा, तीसरा विद्युत लेपन द्वारा। इस तरह से आप लोग संक्षारण रोकने का जो है उपाय जाने, तेल या ग्रीस लगाकर, पेंट या वर्निश करके, विद्युत लेपन द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता होता क्या है? तो विकृत गंधिता के बारे में जानेंगे। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता होता क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वसा युक्त या तैलीय जो सामग्री होता है, कुछ दिनों के बाद रख देने के बाद जो है उसमें बदबू आने लगता है, जो है उसकी स्वाद बदल जाती है, उसमें अजीब तरह की स्मेल यानी गंध आने लगता है। इसी स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। इसी क्रिया को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग बात करें, अगर तो जैसे आप लोग दूध दही लंबे समय रख दिया जाता है तो क्या होता है, उसमें जो है अजीब, उसमें उसका गंध स्मेल जो है चेंज हो जाता है, उसका स्वाद चेंज हो जाता है। तो इसमें होता क्या है? तो जो वसा युक्त या तैलीय सामग्री होता है, वायु के संपर्क में आने पर वो ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत हो जाने से उसके स्वाद और उसके गंध में परिवर्तन आ जाता है। इसी क्रिया को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। और इसको रोकने का उपाय हम लोग क्या करते हैं? प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग। विकृत गंधिता रोकने का उपाय के बारे में, तो प्रति ऑक्सीकारक को प्रयोग करते हैं। प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग करते हैं, यानी ऐसे पदार्थ का प्रयोग करते हैं जो वसा युक्त पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से रोके, उसे हम लोग प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। इसी तरह वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस में, इसको गैस द्वारा जो है आपको विकृत गंधिता को रोका जाता है। शीतलक द्वारा रोका जाता है। शीतलक द्वारा रोका जाता है, यानी क्या, फ्रीजिंग कर दिया जाता है, जिससे वसा युक्त पदार्थ जो है विकृत गंधिता नहीं होता, उसमें उसके स्वाद और उसके जो है गंध में परिवर्तन नहीं आता है। थैंक्स।